हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टॉपिक्स के बारे में जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ हार्ट रिलेटेड टर्म्स से। तो पहला जो टर्म है वो है हार्ट बीट। अब हार्ट बीट तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम लोग सबको पता होगा हार्ट बीट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जब लगा देते हैं रेट तो हो जाता है गड़बड़। हार्ट बीट रेट क्या है, दूसरा ब्लड प्रेशर क्या है, और तीसरा पल्स रेट क्या है। ठीक है, ये तीन टॉपिक्स है, ये तीन टर्म्स है जिसको हम लोग अक्सर आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो क्या है, कौन सा चीज़ क्या है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्ट बीट पे। हार्ट बीट क्या होता है तो हम लोग को मालूम है, दिल जो धक धक करता है उसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। बट पहली बात तो कि दिल धक धक नहीं करता है, दिल लब डब करता है। ठीक है, हार्ट का जो बीट का साउंड है वो लब डब है। ठीक है, धक धक नहीं है। तो हार्ट जो करता है वो धक धक नहीं लब डब करता है। और उसका रेट क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वापस आते हैं कि हार्ट काम कैसे करता है, उस पर पहले बनाते हैं हार्ट का डायग्राम। ठीक है, सिंपल तरीके से बना लेते हैं जैसे हम लोग बनाना सीखा था। ठीक है, तो ये रहा हमारा हार्ट, सिंपल सा सिंप्लीफाइड हार्ट। अब यहाँ पर हमने बात किया था कि पहले क्या होता है, ब्लड आता है ऑरिकल में जब आता है उसके बाद वो पास करता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल उसको पुश करता है ऑर्टा में। यहाँ तक हमने सब पढ़ा था। हार्ट बीट आता कब है, हार्ट बीट कब क्रिएट होता है, पहले उस पर बात करते हैं। तो ब्लड जब यहाँ से आया ऑरिकल में, ऑरिकल से गया वेंट्रिकल में, तो जब वेंट्रिकल में जा रहा होता है तो ऑरिकल क्या करता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि सारा का सारा ब्लड आकर के यहाँ पर आ जाए, वेंट्रिकल में आकर के जमा हो जाए। ठीक है, तो इस समय जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका मोटिव सिर्फ इतना है कि ब्लड एक भी बूंद ऑरिकल में ना बचे। ठीक है, तो ऑरिकल में एक भी बूंद ना बचे तो जैसे ही सारा ब्लड यहाँ पर पास हुआ, ये क्या करता है, ये अपना गेट को बंद कर लेता है। यहाँ पर उसके पास गेट होता है, ठीक है, दोनों तरफ से ये इस गेट को बंद कर लेता है। इस गेट को हम लोग वाल्व कहते हैं। ठीक है, वाल्व का नाम क्या है, कैसा है, वो हम लोग पढ़ेंगे 11th-12th में पढ़ेंगे। ठीक है, 11th में बेसिकली। बट हाँ, अभी आप इतना जानते हो यहाँ पर गेट होता है जो कि गेट बंद कर देता है। ये जो पहला गेट है ये बंद होने का आवाज़ होता है लब। ठीक है, जैसे ये गेट बंद हुआ आवाज़ क्रिएट हुआ लब। ठीक है, अभी आधा हार्ट बीट ही हुआ है। अभी आगे सुनो, वेंट्रिकल में जाकर के ब्लड हो गया है जमा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका पर्पस क्या है, सारा बॉडी पार्ट्स को ब्लड भेजना है। ठीक है, सारा बॉडी पार्ट्स को ब्लड भेजना है, ये है वेंट्रिकल का मोटिव है। ऑरिकल में जाना मोटिव नहीं है, तो ऑरिकल का गेट हमेशा बंद ही रहेगा उस बीच। ठीक है, वहाँ पर गेट खुल नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बंद था, हो गया था, वैसे का वैसा ही रहेगा। और अब ब्लड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने का, और वो है आर्टरीज। तो आर्टरीज में जब ब्लड जाता है, आर्टरीज में जब ब्लड जाता है तो उस समय बहुत प्रेशर के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझो, ऐसा सीन हो गया है, एक रूम है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये एक रूम है, इसका लाइट ऑफ है, आप लोग को डर लगेगा ऐसे ही अकेले रूम में। अकेले तो नहीं है, आप बहुत सारे लोग हो, इसलिए आपके पास हिम्मत है कि हाँ ठीक है हम लोग सब हैं, अंधेरा रूम है, यहाँ पर हम लोग हैं। जैसे ही एक लाइट का सोर्स मिलेगा हम लोग तो पहले उधर भागना चाहेंगे, और सिर्फ एक ही लाइट का सोर्स है, वो है दरवाज़ा जो खुला हुआ है, उधर से ही बाहर जाने का रास्ता है। अब एक ऐसा सिचुएशन हो गया कि पीछे से जो दीवार है वो आगे की तरफ खिसकने लगा, और स्पेस जो है रूम का वो और कॉम्पैक्ट होने लगा। अब ऐसे ही रूम में पूरे भर के लोग हैं, मतलब एक भी जगह खाली नहीं है खड़ा होने का,
और जब पीछे से दीवार खिसकने लगेगा तो क्या होगा, पीछे वाला इंसान आगे को धक्का देगा, वो आगे को धक्का देगा, वो आगे को धक्का देगा। ऐसा सीन होगा कि एकदम भगदड़ सा हो जाएगा, दरवाज़ा से बाहर निकलने का हो जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ होता है ब्लड के साथ। एक चैम्बर था जिसमें बहुत सारा ब्लड आकर के जमा हो गया था। अब ये क्या हुआ, चैम्बर छोटा होने लगा, होते 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 ऐसा हो गया एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, एकदम जगह नहीं है चैम्बर में। क्या होगा, सारा का सारा ब्लड प्रेशर के साथ जाएगा कहाँ, आर्टरीज में। अब आर्टरीज में जाना है, यही मेन मोटिव था वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने का, है ना। तो जैसे ही सारा ब्लड इधर चला गया, यहाँ वाला जो वाल्व है ये भी बंद हो गया, ठीक है। और ये जो अपना ये वाला गेट जो बंद किया, इसको हम कहते हैं डब। ये इसी का साउंड होता है डब, ठीक है। इधर तो होता ही है, इधर भी होता है, दोनों तरफ से गेट बंद हो जाता है, लब डब इसी का नाम है, ठीक है। यानी कि जब ऑरिकल रिलैक्स करने लगे, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय जब गेट बंद हुआ तो लब हुआ, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय जो गेट बंद हुआ उसका साउंड हुआ डब, ठीक है। तो लब डब ये हो गया आपका हार्ट बीट। तो हार्ट बीट रेट क्या होता है, अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हम लोग सबको पता है 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी 60 सेकंड्स में हार्ट कितनी बार बीट करता है, आपका हार्ट कितनी बार पंप करता है, तो बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि पहले बात तो हार्ट की कैपेसिटी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को एक बार में पंप नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, ये बैचेस में पंप करता है। अब आपके पूरे बॉडी में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, पूरा को पंप करने के लिए इसको बहुत बार बीट करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गन को लेट से ऑक्सीजन मिलेगा तो चलेगा, नहीं, सारे ऑर्गन्स को ही हर टाइम ब्लड ऑक्सीजन अवेलेबल चाहिए ब्लड से। तो क्या होगा, ब्लड को हमेशा मतलब हार्ट को हमेशा पंप करते रहना, सो दैट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर्ली मिलता रहे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगातार बॉडी से निकलता रहे, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता रहे, इसको इंश्योर करना है हार्ट को। और इसके लिए हार्ट बहुत मेहनत करता है, जो हार्ट बीट के फॉर्म में आपको दिखता है। हार्ट बीट ज़्यादा होना यानी कि वो हार्ट को ज़्यादा बार पंप कर रहा है। और 60 सेकेंड्स में एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो कि हेल्दी है वो 72 टाइम्स उसका हार्ट बीट करता है, ठीक है। एक एवरेज हेल्दी एडल्ट मेल में 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है 60 सेकेंड्स में सर। मतलब कि आप देखो सिर्फ 1 सेकेंड में, ऐसे चुटकी बजाए 1 सेकेंड हम लोग का चला जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही में हार्ट हमारा 1 टाइम से ज़्यादा बीट कर चुका होता है। 1 टाइम तो कर ही चुका है और दूसरा हार्ट बीट का तैयारी शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा हार्ट बहुत मेहनत करता है, 72 टाइम्स बीट करता है, और यही जो पर मिनट 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, और यही जो रेट है, ठीक है, यही जो बीट करने का रेट है, इसी को हम हार्ट बीट रेट कहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट का रेट इसी को कहते हैं। 72 टाइम्स पर मिनट जो हमारा रेट है ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट के बीट करने का, यही हमारा हार्ट बीट रेट है। ये हो गया हमारा हार्ट बीट रेट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो हमने बात किया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय ब्लड जो प्रेशर के साथ भागता है कहाँ, आर्टरीज में, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जब प्रेशर के साथ आर्टरीज में भाग रहा है ब्लड, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब हमने पहले भी बात किया था कि आर्टरीज जो होता है वो हमेशा ज़्यादा ब्लड प्रेशर कैरी करता है वेन्स के कंपैरिजन में, बात किया था। क्यों, क्योंकि आर्टरीज तो ऑर्गन्स के पास लेके जा रहा है, ऑर्गन्स के पहुंचने के बाद वहां से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तब वेन्स लाएगा, तो उस समय तक ज़्यादा ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, तो ये वेन्स के पास ज़्यादा ब्लड प्रेशर मिलता ही नहीं है ब्लड वेन्स को। हार्ट से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है जो ब्लड में, वो प्रेशर बियर करता है सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज, और इसी के कारण आर्टरीज बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। सेंसिटिव कैसे, कि अगर आर्टरीज कहीं से बाई चांस फटा, अगर कहीं से आर्टरीज बाई चांस फट गया तो उसको रिपेयर करने का चांस बहुत कम है, क्योंकि पहले तो वो बहुत मोटा होता है तो फटता नहीं है, छोड़ो उसको हटाते हैं। तो रिपेयर करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि जैसे ही वो रिपेयर एक लेयर बनाएगा हार्ट बीट में, मतलब आर्टरीज में तो बहुत सारा लेयर्स है ना, बहुत सारा लेयर ऑफ सेल्स है,
तो जैसे ही एक लेयर ऑफ सेल्स बनाएगा वैसे ही दोबारा ब्लड प्रेशर आएगा, उसको तोड़ देगा, फिर दोबारा आएगा तोड़ देगा। सिंस उसको ब्लड प्रेशर ही इतना बियर करना है कि वो डैमेज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इसीलिए आर्टरी जो रहता है बहुत ही सेंसिटिव, और इसको छुपा करके रखना पड़ता है। कहाँ पर? एकदम अंदर अंदर। तो मैक्सिमम ऑफ द आर्टरी जो होता है, मैक्सिमम हमारे बॉडी में जितना भी आर्टरीज है वो सारा डीप सीटेड होता है। कहाँ? स्किन के बहुत नीचे, ठीक है। कुछ कुछ जगह ही ऐसा होता है जहाँ पर आर्टरीज ऊपर आता है। कौन कौन सा? जैसे हमने कहा था बेस ऑफ द थंब लो, उससे 2 उंगली नीचे, यहाँ पर आपको फील होगा आपका ये आर्टरीज, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर एक होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको फील होता है, देन आपको यहाँ पर फील होता है। तो कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर आर्टरी जो होता है वो सुपरफिशियली आता है, और वहाँ पर ही आपको ब्लड प्रेशर या पल्स जो भी है वो फील होगा। अच्छा, पल्स पे तो अभी हमने बात नहीं किया, पल्स क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर को पे हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, पहले हम लोग पल्स समझते हैं। आप देखो ऐसा है, ब्लड प्रेशर जब लग रहा है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर लग रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड एकदम तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा सीन हो गया कि मान लो आप एक जगह से आपने रस्सी बांधा और दूसरे जगह पर आप पकड़े हुए, अब आपने एक बार झटका दिया, ठीक है। एक बार जब ये होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेसिकली आपका आर्टरीज को तो एक रश मिलता है ना ब्लड का, तो बेसिकली एक तरह से झटका ही हुआ। तो उसी तरह से हमने रस्सी को एक झटका दिया। अब वो झटका जो है वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। यही कैरी होते 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 एंड तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हार्ट तो शांति से बैठ नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, दूसरा झटका तुरंत दे रहा है, दूसरा वेव, फिर एक और झटका, तीसरा वेव, इस तरह से करते करते आर्टरीज में ब्लड जाता है। अब यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। कैसे ज़्यादा लग रहा है? तो ब्लड प्रेशर क्या होता है आप पहले वो समझो। ब्लड प्रेशर को आप ऐसे समझो, समझ लो एक जगह पर पानी है, शांत पानी ही समझ लेते हैं, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस अभी तक नहीं है, ठीक है। जैसे प्लेन एकदम आर्टरीज होता है एकदम शांत, अगर आर्टरीज खाली रहे तो एकदम शांत रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे एकदम शांत सा पानी है, एकदम शांत, कुछ नहीं है। हमने एक पत्थर मारा, यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, यहाँ पर स्पेस का कमी हो, मतलब ब्लड को स्पेस का कमी हुआ, ब्लड तेज़ी से भागा यहाँ पर। तो बेसिकली जब हम पत्थर मार रहे हैं तो एक एडिशन दे रहे हैं, आर्टरीज में ब्लड का एडिशन दे रहे हैं, पानी में पत्थर का एडिशन दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, स्पेस का कमी पड़ता है। वो क्या करता है, वो अपने आसपास, उसके आसपास जो पत्थर के अराउंड जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, वो इधर उधर भागता है, और वही हम लोग को दिखता है ऐसे वेव के फॉर्म में दिखता है। तो उसी तरह से जब ब्लड यहाँ पर जा रहा है तो ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड भी तो एकदम तेज़ी से जा रहा है ना, एकदम फ्लो बना करके जा रहा है एकदम तेज़ी में। तो ये जब तेज़ी में जा रहा है तो ये क्या करेगा, इधर उधर जो वॉल्स है, आर्टरीज का जैसे वॉल्स है, तो इधर 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 हर डायरेक्शन में भागना चाहेगा और हर जगह प्रेशर डालेगा। तो ये वाला जो ये दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ब्लड जो फोर्स लगा रहा है आर्टरीज के वॉल्स पे पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो ये वाला जो हमने बताया, जिस तरह से हमारा हार्ट जब आर्टरीज को ब्लड भेज रहा है तो पहला वेव इधर, दूसरा वेव इधर, तीसरा वेव इधर, पहला बैच इधर, दूसरा बैच इधर, तीसरा बैच इधर, इस तरह से करके ब्लड जा रहा है। अब ये जो ब्लड जा रहा है तो यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पर देखो, इसलिए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा पार्टिकल है, इतना ज़्यादा फूला हुआ जो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर, यहाँ पर ज़्यादा होगा ब्लड प्रेशर। ये वाला जो है यहाँ पर कम ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये कब होता है, ये कब होता है, तो ये वाला जो एरिया है जो भुचकू सा जो जिसमें जहाँ पर ब्लड प्रेशर कम है, ये होता है तब जब हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा होता है, ठीक है। वेंट्रिकल्स हमारा रिलैक्स कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा होता है, जब आराम से है, उस समय ये कम प्रेशर वाला एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कम प्रेशर वाला एरिया। इसी को हम, यही वाला जो होता है ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल के केस में। मतलब ये देखो, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहा है तो वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन वाला जो स्टेप है उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल,
ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म्स एंड टेक्निकल टर्म, जैसे आपका प्रेशर क्या है, आपका एक पर्टिकुलर पैरामीटर का नाम है। उसी तरह से जो वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड है, एकदम निश्चिंत है, उस समय उस पर्टिकुलर फेज को हम लोग ने नाम दिया है क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और इस समय जो आर्टरीज में प्रेशर लगा हुआ होता है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर आपको फील होगा यहाँ पर, कितना होता है 80 mmHg। ठीक है, और जब ये वाला जो फूला हुआ स्टेज है, ये फूला हुआ स्टेज कब होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये वाला फेज आएगा। ठीक है, फूला हुआ जो फेज है, तो ये उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वो फेज जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है उस फेज को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और उस टाइम पर जो आर्टरीज में प्रेशर फील होता है, आर्टरीज के वॉल्स पे जो प्रेशर लगता है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जहाँ डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 mmHg होता है, वही सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 mmHg होता है एक हेल्दी एडल्ट में। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में, जहाँ आर्टरीज में रिलैक्सेशन के टाइम पर, यानी कि डायस्टोल के टाइम पर डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg होता है, वहीं पर सिस्टोल के टाइम में सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 mmHg होता है। अब ये 120 mmHg और 80 mmHg क्या है, तो Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। Hg हाइड्रोजन है, मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी जो होता है ये हमारा, इसके टर्म्स में हम लोग नापते हैं। मर्क्यूरी जो होता है ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है, मतलब कि एक ज़रा सा टेम्परेचर बढ़ा, आपका पारा चढ़ गया। पारा चढ़ गया मतलब मर्क्यूरी चढ़ गया। पारा, मर्क्यूरी को हिंदी में पारा कहते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग कहते हैं पारा चढ़ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या मर्क्यूरी बढ़ रहा है। मर्क्यूरी कब बढ़ता है, या तो टेम्परेचर से बढ़ेगा तो प्रेशर से बढ़ेगा। तो थर्मोमीटर में भी मर्क्यूरी लगा होता है। अब वो मर्क्यूरी सेंसिटिव है, वो आपका हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो भागेगा। कितना भागेगा, जब तक आपका टेम्परेचर के हिसाब से वो दूर ना भाग गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग नाप लेते हैं, अच्छा मेरा टेम्परेचर इतना है। ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी उतना दूर भाग गया। तो उसी तरह से हम लोग प्रेशर नापते हैं, तो उस समय भी मर्क्यूरी भागता है। मतलब एक तराजू है, एक तराजू में एक तरफ आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाओगे तो ये 80 mm तक चढ़ गया। मर्क्यूरी जो है ये 0 से लेकर के 80 mm तक चढ़ गया। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं 80 mmHg। ठीक है, और दूसरा अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाओगे तो वो चढ़ जाएगा 120 तक। तो जब ये 120 तक चढ़ा तो इसको हम कहते हैं 120 mmHg। ठीक है, 120 mm तक Hg चढ़ गया। उस जिस अमाउंट ऑफ प्रेशर में वो 120 mmHg है, और जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर में वो 80 mm तक चढ़ गया Hg, उसको हम कहते हैं 80 mmHg का प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है हमारा, कहाँ फील होता है, ये हमारा फील होता है आर्टरीज में। तो ये है हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर दो वो है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक है हमारा ज़्यादा 120 और डायस्टोलिक है कम 80। ये हेल्दी ह्यूमन में। ठीक है, अगर आप अनहेल्दी हो तो आपका इधर उधर भाग सकता है। नेक्स्ट है आपका पल्स रेट। ये पल्स क्या होता है, तो हमने क्या बात किया कि आर्टरीज हमें यहाँ पर फील होता है। अब आर्टरीज को आप छुओगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी आपको ऐसा कुछ फील होता है जैसे ये कुछ धक्का मार रहा है। पल्स और हार्ट बीट, आप ब्लड प्रेशर में आप डिफरेंस समझो। ब्लड प्रेशर क्या है, आपको कितना ज़ोर से धक्का मार रहा है। मतलब आप जो रस्सी का हमने एग्जांपल दिया था, रस्सी में आप वेव क्रिएट कर रहे हो, तो आप वेव, कोई छोटा भी वेव भी हो सकता है, कोई बड़ा वेव भी हो सकता है। ठीक है, बड़ा वेव ज़्यादा बड़ा इस तरह से जाकर ट्रैवल करता है और छोटा वेव इतना छोटा वैसा रह जाता है ना। तो जितना ज़्यादा ज़ोर से आपका, जितना बड़ा वेव बना है, जितना ज़ोर से धक्का लगा है, उतना आपका ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, मतलब जितना ज़ोर से ब्लड आर्टरीज के वॉल पे प्रेशर लगा रहा है वो हमारा ब्लड प्रेशर है। बट एक मिनट में कितना बार ये प्रेशर लगा रहा है उसको हम पल्स कहते हैं। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो पल्स रेट और हार्ट बीट रेट सेम होना चाहिए, क्योंकि
जब ये देखो, अब जब ये धक्का लगा रहा है ना, ये पंप कर रहा है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी समय एक वेव क्रिएट हो रहा है। जब दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा वेव बनेगा, तीसरी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तीसरा वेव बनेगा। तो जितना बार हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना बार आर्टरीज में वेव बनेगा और उतना बार ही आपका पल्स क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो पल्स रेट आपका हार्ट बीट रेट के बराबर ही होता है। 1 मिनट में जितना बार आपका हार्ट बीट करेगा उतने ही बार आपको पल्स भी फील होगा। ठीक है। नापते कैसे हैं? नापने का तरीका सिंपल है। आप अपना पल्स यहाँ पर, ठीक है, अपना आर्टरीज पर अपना उंगली रखो और आप अपने घड़ी में टाइमर चला लो। ठीक है। आपको बस इतना काउंट करना है कि कितना बार उंगली पे आपका प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ब्लड जो आर्टरीज पे प्रेशर लगा रहा है वही प्रेशर तो आप फील कर रहे हो। तो आपको बस इतना काउंट करना है कि 60 सेकेंड्स के अंदर कितना बार आपका उंगली पे प्रेशर लगा। जो आएगा रेट वही आपका पल्स रेट होगा, वही आपका हार्ट बीट रेट भी होगा। ठीक है। अगर आपको देखना है दोनों बराबर होता है या नहीं होता है, आप यहाँ पर भी लगा करके एक बार चेक कर लो, एक बार यहाँ पर भी लगा करके चेक कर लो। बस एक ही सिचुएशन में रहना, क्योंकि अगर भाग करके जस्ट आ करके बैठोगे तो पहले ज़्यादा आएगा फिर कम आएगा। ठीक है ना। सो पल्स रेट और हार्ट बीट रेट बेसिकली सेम होता है, बट ब्लड प्रेशर क्या है, कितना ज़ोर से धक्का लगा रहा है। यहाँ पर कभी धीरे से भी लग सकता है, कभी ज़ोर से भी आपको धक्का फील हो सकता है। तो कितना ज़ोर से आपका आर्टरीज पे के वॉल पर धक्का लग रहा है वो चीज़ है आपका ब्लड प्रेशर। नापते कैसे हैं इसको? तो नापने का एक मशीन होता है जिसको हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, 3 टर्म में तोड़ दो, स्फिग्मोमैनोमीटर, और एक साथ बोल दो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। इससे हम लोग नापते हैं क्या? ब्लड प्रेशर। ठीक है। कैसे काम करता है मशीन वो देखते हैं। ओके। तो ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपका होता है ग्लास का डिस्प्ले। ठीक है। इसमें ये दिखता है आपको एग्जैक्टली कि मर्क्यूरी कितना तक चढ़ रहा है। ठीक है। वो आपको दिखता है इस वाले ग्लास ट्यूब में। और यहाँ पर होता है कैलिब्रेशन, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है। तो कैलिब्रेशन जो होता है 0 से लेकर के जाता है 200 तक, कुछ एडवांस रहेगा 250 तक, मतलब अलग अलग साइज, मतलब अलग जैसे जैसा स्फिग्मोमैनोमीटर रहेगा उसमें उस तरह से रहता है। उस यहाँ से अटैच रहता है एक हैंड कफ। ठीक है। हैंड कफ अटैच होता है और उस हैंड कफ से अटैच होता है ये आपका, जैसे आपको बलून फुलाने के लिए आपका पंप होता है ना, उसी तरह से ये हैंड कफ को फुलाने के लिए ये एक पंप होता है। ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर आप ऐसे ही ऑपरेट नहीं कर सकते हो, इसके साथ आपको एक स्टेथोस्कोप ज़रूर लगेगा। क्यों लगेगा उस पर अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है। आप ये देखो, लेट्स से ये आपका आर्म है। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है आपका एक आर्टरी जो कि नीचे तक जा रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है। आर्टरी आ रहा है। अब यहाँ पर मान लो हमने यूज़ किया हैंड कफ। ठीक है। हैंड कफ जो है आर्म कफ है, यहाँ पर लगाया जाता है इंसान का। ठीक है। यहाँ पर लगाया हमने हैंड कफ। ये आपका इस तरह से जैसे यहाँ पर दो बलून आपने बांध दिया। ठीक है। और ये जो हमने बताया था कि वो जो पंप जैसा होता है, वो पंप बेसिकली इस बलून को फुलाने में मदद करता है। ठीक है। ये हैंड कफ को फुलाने में मदद करता है ये पंप। ठीक है। और ये बिल्कुल वैसा ही है, हैंड कफ आर्म कफ जो भी है ये आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके बॉडी के बाह के दोनों साइड में एक बलून बांध दिया गया। अब जैसे जैसे ये बलून फूलेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये बलून फूलेगा ये सब दबेगा, दबते दबते एक पॉइंट आएगा जब ऐसा हो जाएगा कि ये जो हैंड कफ है इसमें इतना प्रेशर है कि ये जस्ट आर्टरी को टच कर पा रहा है। ठीक है। ये आर्टरी को जस्ट टच कर दिया, इतना प्रेशर इसमें हैंड कफ में डाला गया कि ये जस्ट आर्टरी को टच कर दिया। तो जैसे ही आपका दोनों बलून्स आर्टरी को जैसे ही टच करेगा वैसे ही आपको ब्लड फ्लो का आवाज़ आना शुरू होगा। ठीक है ना। आपको ऐसे ही आप ऐसे कान लगा लो, आप कुछ सुनाई नहीं देगा अपने आन से, लेकिन जैसे ही ये इतना टाइट हो गया कि आपको आपका आर्टरी दबने लग गया, तब आपको आवाज़ सुनाई दे सकता है।
लेकिन आवाज़ सुनाई ऐसे ही आपको कान लगाओगे तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आवाज़ सुनने के लिए आवाज़ को मैग्नीफाई करना पड़ता है, जो काम करता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो छोटा सा साउंड को ज़ोर से सुनाता है। तो जैसे आपका यहाँ पर मान लो आपका यूज़ हो रहा है, आपका स्फिग्मोमाइनोमीटर, आपका हार्म कफ यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, यहाँ पर हम वो जो राउंड वाला जो होता है ना पकड़ने वाला स्टेथोस्कोप का, वो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमें ये आवाज़ सुनाई देने लगेगा। कब? जब हम जैसे ही ये बलून फूल करके इतना हुआ कि इससे जस्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, अब मान लो अभी भी हमने फुलाना इसको बंद नहीं किया है, इसको और फुलाया जा रहा है, फुलाया जा रहा है, फुलाया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आर्टरी को और दबाएगा। इतना तक दबा दिया मान लो। ठीक है, तो आर्टरी के लिए भी फ्लो बस इतना ही सा पैसेज है, लेकिन अभी भी ये इतना काफ़ी है कि ये ब्लड फ्लो करवा सके। तो अभी तक आपको ब्लड फ्लो का आवाज़ नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, अगर प्रेशर आप थोड़ा सा और बढ़ा दो हैंडकफ के रास्ते से, तो इतना कम पैसेज अब रह गया कि अब यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है। आर्टरी आपका इतना ज़्यादा दब चुका है कि अब और आर्टरी से ब्लड फ्लो यहाँ पर आगे नहीं कर पाएगा। ये आपका हो गया, आपका ब्लड फ्लो यहाँ पर आना आपका बंद हो गया, तो आपको आवाज़ आना भी ब्लड फ्लो का बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इतना तक आपका मान लो 150 mmHg है। 150 mmHg पर आके आपका इतना हो गया, तो आप इसको धीरे धीरे रिलैक्स करोगे, इसका फुलाना डिफ्लेट करोगे आप धीरे धीरे। तो आप जब डिफ्लेट करोगे तो आपको फिर से आवाज़ मतलब एक ऐसा स्टेज आएगा जब ब्लड फ्लो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो इस टाइम पे आप अपना रीडिंग नोट करोगे, कहाँ से आपको ब्लड फ्लो का आवाज़ आना शुरू हो गया। तो लेट्स से हमें आना शुरू हो गया 130 mmHg से। ठीक है, मान लो हमें आवाज़ आना ब्लड फ्लो का दोबारा से शुरू हो गया 130 mmHg। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर अभी आप और इसको डिफ्लेट करोगे। डिफ्लेट करते करते ऐसा टाइम आएगा जब ये नॉर्मल जस्ट इसको टच कर रहा है। ठीक है, आपका इतना हो गया कि ये आर्टरीज आपका नॉर्मल हो गया, और अभी ये जो आपका आर्म कफ है ये अभी जस्ट आपका आर्टरीज को टच कर रहा है, तो यहाँ तक आपको ब्लड फ्लो सुनाई देगा। ठीक है, फिर इसे थोड़ा सा और कम कर दोगे, अगर इसको थोड़ा सा और डिफ्लेट कर दोगे, तो यहाँ से आपका कांटेक्ट टूट गया, इसका आर्म कफ का आपका आर्टरी से कांटेक्ट टूट गया। तो ये जब टूट गया तो इस समय आपको आवाज़ आना भी बंद हो जाएगा नॉर्मली। तो आपको वो रीडिंग नोट करना है कब, जब लास्ट आपने आवाज़ सुना था। ठीक है, जिसके बाद आपको आवाज़ आना बंद हो जाता है, आपको वो जस्ट वो वाला पॉइंट जहाँ से आवाज़ आना आपको बंद हो गया, वो वाला पॉइंट आपको नोट करना है। लेट से आया हमारा 85 mmHg। लेटेस्ट से मतलब हम एक पर्सन का नाप रहे हैं जिसका 85 mmHg से हमें ब्लड फ्लो का आवाज़ आना शुरू हुआ था। 130 mmHg पर आकर के हमारा इसके बाद हमारा आवाज़ आना बंद हो गया था। ठीक है, तो इतना से नीचे आवाज़ सुनाई नहीं देगा, इतने से ऊपर आवाज़ सुनाई नहीं देगा, बस इतना से इतना के बीच में ही आवाज़ सुनाई देगा। तो ये जो प्रेशर आया ये है आपका, ये हो गया आपका सिस्टोलिक प्रेशर और ये हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर। तो उस पर्सन का प्रेशर कितना है 130 से 85, 130/85। ये है उस पर्सन का प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो हमने नापा। ठीक है, तो इस तरह से हम नापते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये 130/85 हमने तो बात किया था कि 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर, लेकिन यहाँ तो 130/85 आया है, 130/85। इसका मतलब है कि इसका ब्लड प्रेशर 10 ज़्यादा है, यहाँ से 5 ज़्यादा है, मतलब कि इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इसके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कैसे हो गया? ब्लड प्रेशर, आप देखो ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब आप एरिया कम दे रहे हो उसको मूव करने के लिए। एरिया कम दोगे तो वो ज़्यादा फोर्स तो नहीं लगा रहा है, लेकिन एरिया कम हो गया तो आपका प्रेशर बढ़ गया, होता है ना। अगर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, अब एरिया आप कम कर दोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्स उतना ही फोर्स में। अब आपका हार्ट तो कंटिन्यूसली एक ही बराबर पुश कर रहा है, तो हार्ट तो जो फोर्स लगा रहा है वो तो बराबर ही लग रहा है। तो हमेशा ही जब भी आपका हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्या होता है, फोर्स तो आपका हार्ट सेम ही लगाता है, लेकिन आर्टरी आपका पतला हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है। अगर आर्टरी मोटा हो गया है
तो आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और अगर आर्टरी पतला हो गया है, सिकुड़ सा गया है, तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा ब्लड प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक वर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हाई बीपी के लिए, ठीक है। हाइपरटेंशन यूज़ करते हैं हाई बीपी के लिए। लेकिन हाई बीपी नुकसानदेह क्यों है? अगर हम लोग हमेशा बोलते हैं ना बीपी है, इस पर्सन को बीपी है, इस पर्सन को बीपी है। बीपी होता क्या है? बीपी होना यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से रेंज को वेरी करना। किसी को लो बीपी हो सकता है, किसी को हाई बीपी हो सकता है। हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन उसको हो रखा है। अब हाइपरटेंशन ज़्यादा नुकसानदेह है या हाइपोटेंशन? एक्चुअली दोनों ही नुकसानदेह हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि पेशेंट प्रेशर ज़्यादा हो गया है, अब वो ज़ोर से आर्टरी पे धक्का मार रहा है ना। आर्टरी जो है, आर्टरी पे ज़ोर से धक्का मार रहा है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है अपने आसपास। आर्टरी तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि आपके ब्लड में, आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आर्टरी ही दौड़ रहा है, वेन्स भी दौड़ रहा है, उसके साथ बहुत सारे नर्व्स भी है, बहुत कुछ है साथ साथ दौड़ने वाला। तो क्या है कि जब ज़्यादा ज़ोर से मूव कर रहा है, ज़्यादा ज़ोर से धक्का मार रहा है, तो पहला चांस तो ये होता है कि अपने वॉल्स को ही डैमेज कर डालेगा। और अपना वॉल्स को डैमेज कर देना यानी कि आर्टरीज टूट गया। आर्टरीज टूट गया तो आर्टरीज रिपेयर भी जल्दी नहीं होता, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, इंटरनल ब्लीडिंग से इंसान मर सकता है, ठीक है। ये तो हुआ, अचानक से हुआ, इंसान मर गया, वो वाला सीन हो गया, ठीक है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आपको देखने को आसानी से मिल सकता है, वो क्या होता है कि यही आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन आपका 60 to 70% ऑक्सीजन रखता है और ब्लड सप्लाई भी अच्छा खासा अमाउंट में रखता है। 70% के अराउंड ब्रेन जो है वो आपका ब्लड सप्लाई रखता है। अब ब्लड जा रहा है ब्रेन के पास, जा रहा है ब्रेन के पास। अब उसमें अगर आपका आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर है तो आसपास के न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा। आसपास का न्यूरॉन्स को डैमेज करने से क्या हो सकता है? वो न्यूरॉन डैमेज हो सकता है। न्यूरॉन डैमेज हो गया, आपका ब्रेन वो पोर्शन डेड हो गया। एक पोर्शन डेड होने से एक मेमोरी कम, एक इमोशन कम, बहुत कुछ हो सकता है। डिपेंड करेगा किस मैटर पे हिट किया है, किस जगह पर हिट किया है, उस हिसाब से आपका ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर होता है, ठीक है। तो ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर होने का एक रीज़न हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर नुकसानदेह है। लो ब्लड प्रेशर कैसे नुकसानदेह है? लो ब्लड प्रेशर से क्या होगा? तो जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आपका हार्ट जो है ये प्रेशर तो इसलिए डाल रहा है ना कि आप ऊपर तक जा सके या नीचे तक पूरा ब्लड जा सके। नीचे से ब्लड जो जा रहा है उसके बाद फिर वो ब्लड ऊपर वापस आ सके हार्ट के पास, इसके लिए तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाता है ना। एक ऑप्टिमम प्रेशर तो इसीलिए लगा रहा है हार्ट, सो दैट ब्लड ऊपर में जाए भी और वापस भी आए, नीचे में ब्लड जाए भी और नीचे से वापस भी आए, इसी के लिए ब्लड प्रेशर है। बट अगर प्रेशर कम हो गया तो ऊपर तक शायद पहुंचेगा ही नहीं, आपका ब्रेन तक ब्लड उतना पहुंचा ही नहीं जितना उसको पहुंचना चाहिए था। तो क्या होगा? ब्रेन जो है उसके पास उसका फंक्शन वहाँ पर भी इम्पेयर होगा क्योंकि उसके पास ब्लड ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, हाई बीपी लो बीपी दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। 120/80 आपका नॉर्मल रेंज होता है, इससे कम है तो आपको लो बीपी है, इससे ज़्यादा है तो आपका हाई बीपी है। ऑल्दो ये 120/80 थोड़ा सा मतलब वेरिएशन चलता है, जैसे 110 से लेकर के आपका लेट्स से 75 यहाँ तक आपका ब्लड रेंज, अगर आपका बीपी का रेंज है तो इट्स फाइन, मतलब इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 125 130 तक भी हो गया, 130 से लेकर के 75 के बीच में अगर आपका है तो भी इट्स फाइन। बट मैटर करता है कि हाँ, मतलब यहाँ पर भी कुछ सीन्स मैटर करता है, जैसे कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। सो हाँ, हाई बीपी लो बीपी दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, दोनों ही अलग अलग रिएक्शंस कॉज कर सकता है बॉडी में और अलग अलग प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।